हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाली परिभाषाओं को करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली है मोलरता, जिसे इंग्लिश में मोलैरिटी भी बोलते हैं। तो देखिए, मोलरता तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए, मोलरता को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। अब है विलय के मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल एन अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, वी मिलीलीटर में, इनटू 1000। अब देखिए, कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, ये है मोलों की संख्या। इसकी जगह हम लिख सकते हैं भार बटे अणुभार, तो यानी कि स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू वी मिलीलीटर में इंटू 1000। अब देखिए, हम क्या करेंगे, हम लास्ट में एम का नाम लिखेंगे, एम क्या है, डब्ल्यू क्या है और वी क्या है, ये लिखेंगे। तो देखिए, डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है हमारा विलय का भार, कैपिटल एम है विलय का अणुभार, कैपिटल वी है विलयन का आयतन और एन है मोलों की संख्या। अब देखिए, इसी प्रकार हमारी दूसरी डेफिनेशन है मोललता। मोललता जिसे इंग्लिश में मोलैलिटी भी बोलते हैं। तो देखिए, मोललता क्या कहती है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे कैपिटल स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम इजिकल टू विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। अब देखिए, विलय के मोलों की संख्या क्या है? एन है, अपॉन विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान यानी कि डब्ल्यू ग्राम में, इंटू 1000। अब देखिए, जो मोलों की संख्या, हम इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं डब्ल्यू बटे एम। मोलों की संख्या इजिकल टू भार बटे अणुभार होता है, तो स्मॉल एम इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। अब देखिए, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय का भार है, एम बी क्या है, विलय का अणुभार है, और कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का द्रव्यमान है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला है मोल प्रभाज, जिसे हम मोलंश भी कह देते हैं। तो देखिए, मोल प्रभाज मोलंश क्या है? तो देखिए, विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोलंश कहते हैं। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो मोल प्रभाज या मोलंश क्या है? विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोलंश कहते हैं। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मोल प्रभाज के जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे केमिस्ट्री के बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल्स, तो आप इनको अच्छे से करके जाना। अगर आपको ये सूत्र अच्छे से पता ना तो आप मोल प्रभाज अच्छे से निकाल पाओगे। अब देखिए, माना विलयन के 2 घटक ए और बी हैं, जिनके मोलों की संख्या एन ए व एन बी है। तो ए का मोल प्रभाज क्या है? एक्स ए इजिकल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और बी का मोल प्रभाज क्या है? एक्स बी इजिकल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। देखिए, यहाँ पे एक्स ए था तो इसलिए ऊपर आ जाएगा एन ए, और अपॉन में एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे देखिए, एक्स बी था तो यहाँ पे आ जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखिए, अगला है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है हमारी, क्वथनांक में उन्नयन। तो देखिए, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? किसी विलायक में अवायवीय वैद्युत नवघट्य मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब देखिए, क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है? किसी विलायक में अवायवीय वैद्युत नवघट्य मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछ ली जाती है कि क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। तो किसी विलायक में अवायवीय वैद्युत नवघट्य मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टी भी समानुपाती स्मॉल एम के। अब देखिए, यहाँ पे डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी। के बी क्या है? यहाँ पे के बी है मोलर उन्नयन स्थिरांक है, यानी कि कांस्टेंट है। यहाँ पे स्मॉल एम क्या है? मोललता। अब देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोललता का सूत्र लगा देंगे, तो जाएगा डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये क्या हो गया? ये हमारा मोललता का सूत्र हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके नाम लिखेंगे। के बी क्या है? यहाँ पे के बी मोलर उन्नयन स्थिरांक है, डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन है, डब्ल्यू बी विलय का भार है, एम बी विलय का अणुभार है, और देखिए डब्ल्यू ए क्या है? विलायक का भार। अब देखिए, अगला है हमारा हिमांक में अवनमन। तो देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमांक में अवनमन डेफिनेशन डायरेक्टली हमसे पूछ ली जाती है। तो देखिए, किसी विलयन में अवायवीय विलय मिलाने पर उसके हिमांक में कमी हो जाती है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए,
हिमांक में अवनमन उसकी मोललता के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टी एफ समानुपाती किसके, एम के। फिर से देख लेते हैं, किसी विलयन में अवाशय विलय में लाने पर उसके हिमांक में कमी हो जाती है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। और हिमांक में अवनमन उसकी मोललता के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टी एफ समानुपाती किसके, स्मॉल एम के। तो हो जाएगा डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम। अब देखिए डेल्टा टी एफ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से मोललता का सूत्र लगा देंगे। तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे के एफ क्या है, हमारा हिमांक में अवनमन स्थिरांक। डेल्टा टी एफ है हिमांक में अवनमन, और देखिए डब्ल्यू बी क्या है, विलय का भार, एम बी क्या है, विलय का अणुभार, और देखिए डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार। अब देखिए अगली डेफिनेशन हमारी प्रतिपरासरण। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डायरेक्टली हमसे पूछी जाती है। तो हम देखते हैं प्रतिपरासरण है क्या। तो जब विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाता है तो जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। फिर से देखिए प्रतिपरासरण क्या है। जब विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाता है तो जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। उपयोग, इस विधि द्वारा समुद्र जल से आसुत जल बनाया जाता है, इसका उपयोग ये है। अब देखिए अगला हमारा संक्रमण तत्व, जिसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स कई बार हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है डी ब्लॉक के तत्व को परिभाषित कीजिए, या कभी पूछ लिया जाता है संक्रमण तत्व को परिभाषित कीजिए। तो आपको इनके दोनों नाम पता होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है बोर्ड में। तो देखिए वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आंशिक भरे डी कक्षक होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में रखा गया। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2। अब देखिए अगला है हमारा आंतरिक संक्रमण। तो देखिए आंतरिक संक्रमण क्या है। आंतरिक संक्रमण को एफ ब्लॉक के तत्व भी बोलते हैं। ये आपको इनके दोनों नाम पता होने चाहिए। तो वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकक्ष में प्रवेश करता है अंतर संक्रमण तत्व कहलाता है, अर्थात लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों की श्रेणी इसके अंतर्गत आती है। अब देखिए अगला है अभिक्रिया की कोटि। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया की कोटि। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उदाहरण इसका NH4N2 एरो N2 + 2H2, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको जो भी डेफिनेशन दी गई हो, अगर आपको उसका उदाहरण याद है तो आप उसका उदाहरण ज़रूर लिख के आना। इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा, उसको लगेगा कि हाँ बच्चे को पूरा आता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करेगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।